हेलो गाइस, आप लोगों में से जिन्होंने पिछले पार्ट्स ऑलरेडी देख लिए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। आप डायरेक्टली वहां से नए पार्ट पर स्किप करके देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक डरावनी रात से होती है। हमें सड़क पर एक लड़का बहुत तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक वह वहीं गिर जाता है। इसके तुरंत बाद वहां से बेहद भयानक चीखें सुनाई देने लगती हैं। फिर हमारा दृश्य बदलकर एक स्कूल की क्लास में पहुंचता है, जहां अब भी रोशनी जल रही होती है। क्लास के अंदर एक लड़का बैठा होता है, जो हमारा एमसी जियांगबाई है। इसके बाद वह बताता है कि उसे इस दुनिया में रहते हुए 18 साल हो चुके हैं। जब वह छोटा बच्चा था, तभी से उसके पास एक डरावना फेवरबिलिटी सिस्टम था। इसके साथ ही उसके आसपास 9 घोस्ट गर्ल्स भी रहती थीं, जो खुद को बॉस मॉन्स्टर्स कहती थीं। वे हमेशा उसके आसपास ही रहती थीं और सभी उसकी बड़ी बहन बनने के लिए आपस में लड़ती रहती थीं। फिर एमसी बताता है कि इन 18 सालों में उसने अपनी सभी घोस्ट सिस्टर्स के फेवरबिलिटी पॉइंट्स को मैक्स आउट कर लिया था। लेकिन 3 दिन पहले अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर किसी को एक रहस्यमयी इंस्टेंस के अंदर खींचा जाने लगा, जहां से जिंदा बचने की संभावना बेहद कम थी। उसी समय उसकी सभी घोस्ट सिस्टर्स भी वहां से चली गईं। जाने से पहले उन्होंने जियांग बाई से वादा किया कि वे उससे इंस्टेंस के अंदर मिलेंगी। तभी जियांग बाई को एहसास हुआ कि वे सच में बॉस मॉन्स्टर्स थीं। इसके बाद जियांग बाई बोलता है कि अगर उसके पास 9 बॉस सिस्टर्स हैं, तो यह अजीब घटना उसके लिए कुछ भी नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, बधाई हो, आपको एक डरावने मिशन के लिए चुना गया है। मिशन पूरा करके आप रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। खिलाड़ी तैयार हो जाए, अजीब इंस्टेंस शुरू होने वाला है। अभी तुरंत इंस्टेंस के अंदर प्रवेश करें। अगर आपने प्रवेश नहीं किया तो आपको तुरंत इरेज कर दिया जाएगा। फिर जियांग बाई के सामने एक पोर्टल खुलता है। वह अपनी सीट से उठकर पोर्टल की तरफ बढ़ता है और उसके सामने रुककर सोचता है, मेमोरी इंस्टेंस मैं आ रहा हूं। इसके बाद वह पोर्टल के अंदर चला जाता है। अगले ही पल हमारा दृश्य इंस्टेंस के अंदर पहुंचता है, जहां जियांग बाई के साथ उसके स्कूल और कॉलेज के कई दूसरे लोग भी आ चुके होते हैं। उन्हीं में से एक लड़की डर के कारण रो रही होती है। ये सब देखकर जियांग बाई सोचता है कि यह इंस्टेंस उसके कॉलेज के लोगों से भरा हुआ है। तभी वांग लिनलिन नाम की लड़की घबराते हुए बोलती है, आखिर ये किस तरह का मिशन है? मैं यहां मरना नहीं चाहती, मुझे अपने घर वापस जाना है। उसी समय काली जैकेट पहने वांग चियांग नाम का लड़का आगे आते हुए बोलता है, जरा देखो तो यहां कौन आया है। तभी उसके पास खड़ी लड़की जियांग बाई को पहचानते हुए बोलती है, ये तो हमारा ठंडे स्वभाव वाला और घमंडी जियांग बाई है। फिर वह जियांग बाई की तरफ देखकर बोलती है, तुम स्कूल में हमेशा सभी से दूर और बेरुखे बने रहते हो, लेकिन इंस्टेंस के अंदर कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। सुना है कि तुमने आज तक एक भी इंस्टेंस क्लियर नहीं किया है। तुम्हें वांग चियांग के साथ रहना चाहिए। वह एक अनुभवी खिलाड़ी है और कई इंस्टेंस पूरे कर चुका है। तभी काली जैकेट वाला वांग चियांग बोलता है, अगर तुम अभी ठीक से मेरे सामने भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ आने की अनुमति दे दूं। पीछे खड़े 2 लोग यह सब हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की उत्साहित होकर बोलती है, चियांग, तुम तो बहुत कमाल के हो। क्या तुम इस इंस्टेंस को क्लियर करने में मेरी भी मदद कर सकते हो? अगर मैं यहां से जिंदा बाहर निकल गई तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके साथ खड़ा लड़का भी बोलता है, हाँ चियांग, अगर तुम हमें जिंदा बाहर निकाल दोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। यह सुनकर वांग चियांग घमंड से बोलता है, तुम दोनों सच में बहुत दयनीय हो। इंस्टेंस शुरू होने के बाद मेरे करीब ही रहना। ये सुनते ही वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वांग चियांग जियांग बाई की तरफ देखकर बोलता है, तो तुमने क्या फैसला किया? मेरे बिना तुम शायद इस इंस्टेंस के अंदर मर जाओगे। तभी जियांग बाई हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसके लायक हो? ये सुनते ही वांग चियांग गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। इसके बाद वह जियांग बाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लाल पोशाक पहनी लड़की उसे रोक लेती है और बोलती है, चियांग, शांत हो जाओ, उसके स्तर तक मत गिरो। इंस्टेंस के नियमों के अनुसार हम किसी भी खिलाड़ी पर सीधे हमला नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भी तुरंत इरेज कर दिया जाएगा। यह सुनकर वांग चियांग अपना हाथ नीचे कर लेता है और जियांग बाई से बोलता है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं जियांग बाई, लेकिन जब हम इस इंस्टेंस से बाहर निकल जाएं तब मेरे हाथ मत लग जाना, वरना तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तभी जियांग बाई शांत स्वर में बोलता है, शायद कुछ लोग इस इंस्टेंस से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। उसी समय एक घोषणा सुनाई देती है, आपका मिशन मिडनाइट थिएटर लोड हो चुका है। कृपया अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ जाएं। ये एक एस लेवल इंस्टेंस है और इस मिशन में कुल 7 खिलाड़ी शामिल हैं। आपका लक्ष्य पूरी फिल्म देखना है। थिएटर के सभी नियमों का पालन करें, वरना आपको तुरंत इरेज कर दिया जाएगा। इसके बाद घोषणा में चेतावनी दी जाती है, याद रखिए, इस इंस्टेंस के अंदर मौजूद हर चीज असली है और इसमें आपकी मौत भी शामिल है। ये सब सुनते ही चश्मा पहना एक लड़का डर के कारण जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, क्या एक एस लेवल इंस्टेंस? इससे पहले सबसे मुश्किल इंस्टेंस केवल ए लेवल का था। हम लोग इतने बदकिस्मत क्यों हैं? तभी वांग चियांग भी हैरानी से बोलता है, सच में एस लेवल? ये तो बहुत बुरा हो गया। लाल पोशाक वाली लड़की उसके पास आकर घबराते हुए बोलती है, अब हम क्या करेंगे? ए लेवल इंस्टेंस में भी 10% से कम लोग जिंदा बच पाते हैं। आखिर हम इस एस लेवल इंस्टेंस से कैसे बचेंगे? तभी दूसरी लड़की परेशान होकर बोलती है,
हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद हमारा दृश्य फिर जियांग बाई की तरफ आता है। वह सामने मौजूद थिएटर को देखकर सोचता है ये वही मिडनाइट थिएटर होना चाहिए जिसके बारे में मेरी नौफीन सिस्टर ने बताया था। जियांग बाई सोचता है कि उसकी नौवीं सिस्टर इसी थिएटर के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद बाकी सभी लोग भी थिएटर के अंदर पहुंचकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। तभी वहां एक रहस्यमयी आकृति आती है और बोलती है, मिडनाइट थिएटर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जिंदा बचना चाहते हैं तो आपको फिल्म देखने के सभी नियमों का पालन करना होगा। यहाँ कुल 3 नियम हैं। पहला नियम, फिल्म के दौरान तेज आवाज में बात नहीं करनी है वरना आप दूसरे दर्शकों को परेशान करेंगे। दूसरा नियम, थिएटर के अंदर तेज गंध वाला कोई भी खाना नहीं लाना है क्योंकि उसकी बदबू पूरे थिएटर में फैल जाएगी और उसे साफ करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा नियम, बिना किसी कारण अपनी सीट छोड़कर इधर उधर नहीं घूमना है वरना आप दूसरे दर्शकों का दृश्य रोक देंगे। इसके बाद वह आकृति बोलती है, सभी मेहमान अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं, फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है। इतना कहकर वह एक डरावनी मुस्कान देती है। तभी चश्मा पहना हुआ लड़का अचानक मारा जाता है। यह देखकर बाकी सभी लोग बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। वह आकृति बोलती है, लगता है किसी ने गलती कर दी थी। वह अपनी निर्धारित सीट के बजाय गलत सीट पर बैठ गया था। यह देखकर एक लड़की घबराते हुए बोलती है, क्या वह बस इसी वजह से मर गया? तभी वांग चियांग बोलता है, उसने नियम तोड़ा था, इसीलिए वह इसी सजा के लायक था। इसके बाद वह रहस्यमयी आकृति वहां से चली जाती है और फिल्म शुरू हो जाती है। जियांग बाई मन ही मन सोचता है, नौवीन सिस्टर ने बताया था कि ये नियम केवल खिलाड़ियों को रोक सकते हैं, बॉस को नहीं। मैं एक बॉस का छोटा भाई हूं, इसलिए मैं भी इन नियमों को नजरअंदाज कर सकता हूं। तभी सामने लगे पर्दे से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सभी लोगों को छूने लगता है। उसे देखकर एक लड़की डर के मारे चीखते हुए बोलती है, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन तभी वह रहस्यमयी आकृति दोबारा वहां आ जाती है और बोलती है, ये मेहमान सभी की फिल्म खराब कर रही है, इसे तुरंत यहां से बाहर निकालो। ये सुनकर वह लड़की घबराकर सफाई देने लगती है, नहीं, मैं बस डर गई थी, उसने मुझे डरा दिया था, मैं जानबूझकर नहीं चीखी थी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे भी मार दिया जाता है। इसके बाद वह आकृति बोलती है, सभी मेहमानों से क्षमा चाहती हूँ, कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए फिल्म को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। क्या कोई मेहमान मेरे साथ चलकर यह जांचना चाहेगा कि आखिर समस्या क्या है? इतना कहकर वह डरावनी मुस्कान देती है और सीधे जियांग बाई के पास जाकर पूछती है, मेहमान, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? जियांग बाई आराम से अपनी सीट पर बैठा रहता है और बोलता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं यहाँ एक मेहमान हूं और तुम यहाँ की कर्मचारी हो, ये काम तुम्हारा है। उसका जवाब सुनकर वह आकृति थोड़ी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, इसके शरीर से बॉस की ऊर्जा क्यों निकल रही है? बेहतर होगा कि मैं किसी और को चुन लूं। इसके बाद वह दूसरे लड़के के पास जाकर पूछती है, मेहमान, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? अगर आपने भी मना कर दिया तो हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। ये सुनकर वह लड़का जियांग बाई की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर वह तुम्हारे साथ नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वह आकृति दोबारा पूछती है, क्या सच में मेहमान? वह लड़का बोलता है, हाँ, आखिर मैं क्यों जाऊं, मैं भी यहाँ एक मेहमान हूं। ये सुनते ही वह आकृति जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, कोई बात नहीं। उसकी बात सुनकर वह लड़का थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक विशाल हाथ निकलता है। इसके बाद उसके आसपास कई हाथ प्रकट होने लगते हैं और उसे पूरी तरह अपने अंदर खींचकर गायब कर देते हैं। फिर वह आकृति बाकी लोगों की तरफ देखकर पूछती है, तो अब कौन सा मेहमान मेरे साथ चलकर जांच करना चाहता है? तभी काली जैकेट पहना वांग चियांग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूं। इसके बाद वह अपनी सीट से उठकर आगे बढ़ने लगता है। रहस्यमयी आकृति बोलती है, धन्यवाद, कृपया मेरे पीछे आइए। दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वांग चियांग वापस लौटकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर वह अपनी जेब से एक रहस्यमयी लॉकेट निकालता है और हंसते हुए बोलता है, देखा, कुछ लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं और किसी की सहायता नहीं करते। वहां तो केवल एक स्विच चालू करना था। इसके बदले मुझे एक रहस्यमयी वस्तु भी मिली है। बाहर ऐसी चीजों की बहुत बड़ी कीमत मिलती है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। तभी वह रहस्यमयी आकृति दोबारा अंदर आकर बोलती है, थिएटर के सभी उपकरण ठीक किए जा चुके हैं। अब सभी मेहमान फिल्म देखना जारी रख सकते हैं। इसके बाद फिल्म एक बार फिर शुरू हो जाती है। फिल्म दोबारा शुरू होने के कुछ समय बाद एक सर्वर खाने पीने की चीजें लेकर वहां आती है और बोलती है, फिल्म काफी देर तक चलने वाली है, इसलिए हमारे सभी मेहमानों के लिए स्नैक्स की व्यवस्था की गई है। आप लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन सकते हैं। यह सुनकर जियांग बाई के पास बैठी लड़की मन ही मन सोचने लगती है, यह बहुत अजीब है। अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, फिर अचानक मुझे इतनी ज्यादा भूख कैसे लगने लगी? इसके बाद वह सर्वर उसी लड़की के पास आकर पूछती है, मेहमान, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? यह सुनकर वह लड़की घबरा जाती है और सोचती है,
अब मैं क्या करूं? अगर मैंने मना कर दिया तो क्या मेरे साथ भी वही होगा जो अभी उस लड़के के साथ हुआ था? तभी सर्वर एक बार फिर उससे पूछती है, मेहमान, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? लड़की बहाना बनाते हुए बोलती है, माफ कीजिए लेकिन अभी मुझे भूख नहीं है, शायद मैं बाद में कुछ ले लूंगी। ये सुनकर सर्वर थोड़ी निराश होकर बोलती है, कोई बात नहीं। इसके बाद वह सर्वर वांग चियांग और लाल पोशाक वाली लड़की के पास जाती है। वह लाल पोशाक वाली लड़की को क्रैकर्स का एक पैकेट देते हुए बोलती है, इन क्रैकर्स से किसी भी तरह की गंध नहीं आती, इसलिए आप इन्हें थिएटर के अंदर सुरक्षित रूप से खा सकती हैं। लाल पोशाक वाली लड़की अपनी भूख पर काबू नहीं रख पाती और बोलती है, सच में? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे एक पैकेट दे दो। लेकिन जैसे ही वह उस पैकेट को छूती है, वह अचानक फट जाता है और उसके अंदर मौजूद खाना पूरे थिएटर में फैल जाता है। ये देखकर वह लड़की हैरान होकर बोलती है, ये क्या हुआ? इसके बाद वह गुस्से में सर्वर से बोलती है, ये क्रैकर्स अचानक क्यों फट गए? क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रही हो? ये सुनकर सर्वर डरावनी हंसी हंसती है। फिर वह लाल पोशाक वाली लड़की का गला पकड़ते हुए बोलती है, मेहमान, आपने फिल्म देखने का दूसरा नियम तोड़ दिया है। यह सुनकर वह लड़की बुरी तरह घबरा जाती है और वांग चियांग से मदद मांगते हुए बोलती है, चियांग, मेरी मदद करो। लेकिन वांग चियांग भी डर चुका होता है, इसलिए वह उसकी सहायता करने के लिए कुछ नहीं करता। तभी उस लड़की के पीछे से कई भयानक हाथ निकलते हैं और उसे पकड़कर अंधेरे में घसीटने लगते हैं। कुछ ही पलों में वे हाथ उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लेते हैं और वह वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर वांग चियांग भी बुरी तरह डर जाता है। इसके बाद वह सर्वर जियांगबाई के पास आती है और पूछती है, मेहमान, क्या आपको कुछ चाहिए? ये सुनकर जियांगबाई मन ही मन सोचता है, लगता है इस विक्रेता को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी सर्वर उसे खाने का एक पैकेट देती है। जियांगबाई उस पैकेट को छूते ही तुरंत वापस छोड़ देता है। जैसे ही वह पैकेट उसके हाथ से छूटता है, वह सर्वर के हाथों में ही फट जाता है और सारा खाना उसके ऊपर फैल जाता है। ये देखकर सर्वर गुस्से में बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जियांगबाई शांति से बोलता है, कुछ खास नहीं, मैंने बस अपना फैसला बदल दिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद वह सर्वर की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तुमने खुद ही थिएटर का नियम तोड़ दिया है, क्या तुम्हें भी इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? तभी अचानक कई भयानक हाथ प्रकट होते हैं और उस सर्वर को पकड़कर खींचने लगते हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए लगातार चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल वे हाथ उसे भी अपने साथ खींच लेते हैं और वह वहां से पूरी तरह गायब हो जाती है। तभी वही रहस्यमयी आकृति दोबारा वहां आती है और गुस्से में जियांगबाई से बोलती है, मेहमान, तुमने हमारे स्टाफ पर हमला करने की हिम्मत की है। तुमने मिडनाइट सिनेमा की नीतियों में गंभीर रूप से बाधा डाली है, इसलिए अब मैं तुम्हें सजा देने के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये देखकर वांग चियांग मुस्कुराने लगता है और जियांगबाई से बोलता है, तुम्हें क्या लगा था? क्या तुम खुद को दूसरों से अलग समझते हो? तुमने एक अजीब जीव पर हमला करने की हिम्मत की है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? उधर जियांगबाई के पास बैठी लड़की मन ही मन सोचती है, आखिर इसने उस सर्वर से उलझने की जरूरत ही क्यों समझी? अब तो यह निश्चित रूप से मारा जाएगा। इसके बाद इस इंस्टेंस में केवल मैं और वांग चियांग ही बचेंगे। लेकिन क्या मैं सच में यहां से जिंदा बाहर निकल भी पाऊंगी? तभी जियांगबाई उस रहस्यमयी आकृति से बोलता है, उसने तुम्हारे नियम खुद ही तोड़े थे, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है तो जाकर उसका इलाज करवाओ। अब अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इसका मतलब होगा कि तुम खुद इंस्टेंस के सामान्य नियम तोड़ रही हो। ये सुनकर वह आकृति बोलती है, अगर बात ऐसी है तो इसके बाद जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। इसके बाद वह अपने हाथ में एक व्हिप निकालती है और बोलती है, यह व्हिप मुझे मैनेजर ने दी है। इसके अंदर बॉस की घोस्ट एनर्जी मौजूद है। मैं इससे किसी भी मेहमान की आत्मा को टुकड़ों में बिखेर सकती हूँ। इसके साथ ही यह उसकी स्पिरिट पावर को भी सोख लेती है। ये सुनकर वांग चियांग हंसने लगता है और जियांगबाई से बोलता है, तुम बहुत घमंडी हो। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम एक अजीब जीव के शिकार से कैसे बचते हो। इसके बाद वह रहस्यमयी आकृति डरावनी मुस्कान देती है और अपने व्हिप से जियांगबाई पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही उसका हमला जियांगबाई से टकराता है, उसे जरा भी नुकसान नहीं होता। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह हैरान रह जाते हैं। यह देखकर वह रहस्यमयी आकृति हैरान होकर बोलती है, आखिर मैं इसे मार क्यों नहीं पा रही हूं? तभी वांग चियांग गुस्से में अपनी जगह से उठता है और बोलता है, इसने नियम तोड़े हैं, फिर भी तुमने इसे अभी तक क्यों नहीं मारा? यह सुनकर जियांगबाई भी अपनी सीट से उठता है और वांग चियांग की तरफ देखकर बोलता है, वह मुझे मार ही नहीं सकती। यहां तक कि अगर मैं तुम्हें अभी इसी जगह मार दूं, तब भी ये नियम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहते ही जियांगबाई सीधे वांग चियांग के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। उसका मुक्का लगते ही वांग चियांग जमीन पर जा गिरता है। तभी वहां थिएटर का मैनेजर आ जाता है और बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि कोई मेरी जगह पर परेशानी खड़ी कर रहा है। मैनेजर को देखकर वांग चियांग तुरंत जमीन से उठ जाता है। वहीं जियांगबाई के पास बैठी लड़की घबराकर सोचती है, ये तो अजीब मैनेजर है, अब वह लड़का बुरी तरह फंस चुका है। तभी वह रहस्यमयी आकृति मैनेजर से बोलती है, हाँ मैनेजर,
यही लड़का परेशानी खड़ी कर रहा है। अब यह निश्चित रूप से मारा जाएगा। वांग चियांग भी जियांग बाई की तरफ देखकर बोलता है, अब तुम्हारी मौत पक्की है। ये इस थिएटर का अजीब मैनेजर है। तुम्हें मारना इसके लिए सब्जी काटने जितना आसान होगा। इसके बाद वह मैनेजर से शिकायत करते हुए बोलता है, मैनेजर, यह लड़का नियमों को नजरअंदाज कर रहा है और डंजन के अंदर दूसरे खिलाड़ियों पर भी हमला कर रहा है। आपको इसे तुरंत यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी जियांग बाई शांत स्वर में बोलता है, मैं यहां कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारी इस कर्मचारी ने मेरी फिल्म के बीच में रुकावट डाली थी। वह बार बार अपना सामान मुझ पर थोप रही थी और उसने फिल्म देखने का मेरा पूरा अनुभव बर्बाद कर दिया। इसके बाद जियांग बाई आगे बोलता है, दूसरी बात, उस कर्मचारी ने पूरे थिएटर में बदबू फैला दी थी। इससे भी फिल्म देखने का मेरा अनुभव खराब हुआ। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? यह सुनकर मैनेजर मन ही मन सोचता है, यह लड़का इतना परेशान करने वाला क्यों है? यह अब तक यहां आए बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग है। तभी जियांग बाई फिर बोलता है, और अब तुम दोनों भी मेरी फिल्म में लगातार रुकावट डाल रहे हो। क्या तुम लोग भी फिल्म देखने के नियमों को नहीं तोड़ रहे हो? ये सुनकर पीछे बैठी लड़की भी बोल पड़ती है, हाँ, तुम दोनों काफी देर से बहस कर रहे हो। अब तो हमें यह भी नहीं पता कि फिल्म में कौन सा दृश्य चल रहा है। इसके बाद वह नाराज होकर बोलती है, अब तो मेरी इस फिल्म को देखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं बची। तभी मैनेजर की नजर जियांग बाई के गले में पहने लॉकेट पर पड़ती है। उसे देखते ही वह बुरी तरह हैरान हो जाता है और जियांग बाई से पूछता है, तुम्हें यह नेकलेस कहाँ से मिला? इसके बाद मैनेजर मन ही मन सोचता है, ये नेकलेस मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इसे देखते ही मुझे डर क्यों महसूस हो रहा है? क्या ये उस शक्तिशाली व्यक्ति का हो सकता है? तभी जियांग बाई जवाब देता है, यह मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था। फिर वह मैनेजर से पूछता है, क्या तुम मेरी सिस्टर को जानते हो? मैनेजर तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोलता है, नहीं, मुझे बस ये थोड़ा जाना पहचाना लगा था। लेकिन मन ही मन वह सोचता है, यह उस शक्तिशाली व्यक्ति का नेकलेस हो ही नहीं सकता। शायद ये केवल उससे मिलता जुलता है। ऊपर रहने वाली वह महान हस्ती इस लड़के की सिस्टर कैसे हो सकती है? तभी जियांग बाई मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें पता है, ये मुझे तुम्हारी घोस्ट बॉस ने ही दिया है। ये सुनते ही मैनेजर गुस्से में बोलता है, अगर ऐसा है तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लगातार फिल्म में रुकावट डाल रहे हो। इसके बाद वह जियांग बाई पर हमला करते हुए बोलता है, तुमने हमारे कर्मचारी को भी नुकसान पहुंचाया है। ये दोनों कारण तुम्हें कई बार मारने के लिए काफी हैं। लेकिन जैसे ही उसका हमला जियांग बाई के पास पहुंचता है, उसके सामने अचानक एक सुरक्षा कवच प्रकट हो जाता है और उस हमले को रोक देता है। ये देखकर मैनेजर हैरान होकर बोलता है, आखिर ये क्या हो रहा है? तभी वहां जियांग बाई की नौवीं बॉस सिस्टर आ जाती है। उसे देखते ही मैनेजर और वह कर्मचारी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैनेजर डरते हुए बोलता है, बॉस। इसके बाद दोनों तुरंत घुटनों के बल बैठ जाते हैं। मैनेजर घबराकर सफाई देते हुए बोलता है, बॉस, इस लड़के ने हमारे थिएटर के नियमों को नजरअंदाज किया था। मैं बस उसे सजा देने वाला था। तभी वह कर्मचारी भी बोलती है, हाँ बॉस, इसने हमारे एक कर्मचारी को भी मार दिया है, इसलिए हमें इसे सजा तो देनी ही चाहिए। ये सब देखकर जियांग बाई के पास बैठी लड़की मन ही मन सोचती है, घोस्ट बॉस? क्या ये महिला उन 9 घोस्ट बॉस में से एक है? अब तो खुद बॉस भी यहां आ गई है। आखिर अब हम क्या करेंगे? उधर वांग चियांग हंसते हुए जियांग बाई से बोलता है, अब मैं देखता हूं कि तुम क्या करते हो। सभी घोस्ट बॉस बेहद निर्दयी और खून की प्यासी होती है, लेकिन तभी वह बॉस सीधे जियांग बाई के पास चली जाती है। उसे देखकर जियांग बाई बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे यहां मिलेंगी सिस्टर। उसकी 9वीं सिस्टर मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा पहला डंजन मेरा ही डंजन होगा। अब मैं अपनी बाकी सिस्टर्स से लगाई गई शर्त जीत गई हूं। यह सुनकर मैनेजर बुरी तरह हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या इसका मतलब इस लड़के ने अब तक जो कुछ भी कहा था वह सब सच था? अगर ये बॉस का छोटा भाई है तो क्या अब ये भी मेरा बॉस हुआ? इसके बाद मैनेजर तुरंत खड़ा होता है और जियांग बाई के सामने झुकते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मेरी गलती को माफ कर दीजिए। तभी वह कर्मचारी भी जियांग बाई के सामने आकर बोलती है, कृपया मुझे भी माफ कर दीजिए। अगर मुझे पहले पता होता कि आप कौन हैं तो मैं आपके साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करती। इसके बाद दोनों लगातार जियांग बाई से अपनी जान बख्शने और उन्हें माफ करने की विनती करने लगते हैं। इसके बाद जियांग बाई अपनी सिस्टर से पूछता है, क्या ये दोनों तुम्हारे लोग हैं? अगर हाँ तो अब तुम ही इन्हें संभालो। यह सुनकर उसकी 9वीं सिस्टर मैनेजर और कर्मचारी से बोलती है, तुरंत खड़े हो जाओ और मेरे छोटे भाई को सुरक्षित बाहर लेकर जाओ। दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं और जियांग बाई को थिएटर से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी उसकी सिस्टर उसे एक रहस्यमयी एम्यूलेट देते हुए बोलती है, इसे अपने पास रखो, ये डीजे लेवल के घोस्ट्स के हमलों से तुम्हारी रक्षा करेगा। जियांग बाई बोलता है, धन्यवाद सिस्टर। इसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है, मैं यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकती, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक काम करना है। फिर वह वांग चियांग की तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को परेशान करने की? इतना कहते ही वह वांग चियांग को खत्म कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैनेजर अपनी कर्मचारी से बोलता है,
तुमने देखा बॉस ने उसके साथ कितने प्यार से बात की? कर्मचारी जवाब देती है, हाँ, बॉस ने आज तक हमसे इतनी प्यार से बात नहीं की। अगली बार हमें बॉस जियांग के सामने बहुत सावधान रहना होगा। इसके बाद जियांग बाई और बची हुई लड़की थिएटर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वह लड़की सोचती है, आखिर जियांग बाई है कौन? वह इतने शक्तिशाली घोस्ट बॉसेस को कैसे जानता है? हम सभी का मरना लगभग तय था, लेकिन उसने इतनी आसानी से सब कुछ बदल दिया। फिर वह जियांग बाई से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी टीममेट बन सकती हूँ? लेकिन जियांग बाई मना करते हुए बोलता है, नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। इसके बाद जियांग बाई अपने घर की तरफ जाते हुए सोचता है, यह लेट नाइट सिनेमा डंजन मेरे लिए काफी फायदेमंद रहा। मेरी बात भी सही साबित हो गई और मुझे एक प्रोटेक्टिव एम्यूलेट भी मिल गया। अब पता नहीं अगला डंजन कौन सा होगा। कुछ समय बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलते ही वह सोचता है, आज घर का माहौल इतना अजीब क्यों लग रहा है? अंदर की लाइट्स किसने जलाई हैं? क्या कोई घर में घुस आया है? वह अंदर जाता है और देखता है कि एक डरावनी मॉन्स्टर रसोई में खाना बना रही है। उसे देखकर जियांगबाई सोचता है, मेरे घर में यह मॉन्स्टर कहाँ से आ गई? क्या मेरी सिस्टर इसी घोस्ट शेफ के बारे में बता रही थी? इसके बाद जियांगबाई बताता है कि इस डरावनी दुनिया में केवल डंजन ही खतरनाक नहीं है। कई घोस्ट सामान्य इंसानों की तरह बनकर उनके आसपास छिपे रहते हैं। अगर कोई उन्हें समय रहते पहचान न पाए तो वह आसानी से उनके जाल में फंस सकता है। इसके अलावा कुछ घोस्ट बिना किसी चेतावनी के अचानक इंसानों के सामने प्रकट हो जाते हैं। जब तक इंसान को उनके बारे में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जियांगबाई सोचता है, अगर मैं इसका बनाया खाना खाकर इसकी तारीफ कर दूं, तो शायद यह खुश होकर यहां से चली जाएगी। तभी वह मॉन्स्टर पीछे मुड़कर बोलती है, तुम वापस आ गए? खाना तैयार होने वाला है, जाकर डाइनिंग रूम में बैठो। जियांगबाई जाकर डाइनिंग रूम में बैठ जाता है। कुछ देर बाद वह मॉन्स्टर खाना लाकर उसके सामने रखती है और बोलती है, खाना तैयार है, इसे छक कर देखो। लेकिन जियांगबाई कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर वह मॉन्स्टर पूछती है, क्या मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं है? क्या तुम इसे खाना नहीं चाहते? जियांगबाई उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, फिर भी तुम खाना बना रही हो। तुम अपने काम को लेकर काफी मेहनती हो। ये सुनते ही वह मॉन्स्टर गुस्से में बोलती है, बहुत बातें हो गईं, अगर तुम मेरा बनाया खाना नहीं खाओगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वह मॉन्स्टर जियांगबाई पर हमला कर देती है, लेकिन उसका पेंडेंट उसे बचा लेता है। ये देखकर वह मॉन्स्टर हैरान होकर बोलती है, आखिर ये क्या था? तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा पा रहे हो? जियांगबाई हंसने लगता है और वह मॉन्स्टर मन ही मन सोचती है, ये तो सिर्फ एक इंसान है, फिर इसके पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है जो मुझे नुकसान पहुंचा रही है? तभी जियांगबाई अपना पेंडेंट निकालकर बोलता है, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? चिंता मत करो, जब तक तुम इसे नहीं छुओगी तब तक ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये देखकर वह मॉन्स्टर बोलती है, इससे तो मुझे किसी घोस्ट बॉस की ऊर्जा महसूस हो रही है। क्या तुम किसी घोस्ट बॉस के लिए काम करते हो? इसके बाद वह वहां से जाने लगती है, लेकिन जियांगबाई उसे रोककर पूछता है, कहाँ जा रही हो? वह मॉन्स्टर पलटकर बोलती है, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। जियांगबाई बोलता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं बस तुमसे एक सौदे की बात करना चाहता हूं। मॉन्स्टर हैरान होकर पूछती है, मेरे साथ सौदा? जियांगबाई बोलता है, जैसा कि तुमने देखा मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, इसलिए तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। मैं तुम्हें इस घोस्ट वर्ल्ड में जिंदा रखूंगा और कोई भी हाई लेवल घोस्ट तुम्हें मार नहीं पाएगा। बदले में तुम्हें सिर्फ मेरे घर के दरवाजे की रखवाली करनी होगी। ये सुनकर वह मॉन्स्टर हैरान होकर बोलती है, तुम मुझे अपने दरवाजे की रखवाली के लिए रखना चाहते हो? मैं एक मॉन्स्टर हूं और फिर भी तुम मुझे दरबान बनाना चाहते हो? जियांगबाई बोलता है, बाहर बहुत सारे हाई लेवल मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, अगर तुम वहां गई तो शायद जिंदा नहीं बचोगी। ये सुनकर वह कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है, मैं ये काम करूंगी। इसके बाद जियांगबाई बोलता है, अच्छा अब मुझे बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? इतना कहकर वह जाकर सोफे पर बैठ जाता है। मॉन्स्टर बताती है, मुझे एक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा था, वे घोस्ट्स पर रिसर्च करते हैं और उन्होंने ही मुझे ऐसा बनाया है। ये सुनकर जियांगबाई हैरान होकर बोलता है, क्या वे सामान्य इंसानों को भी मॉन्स्टर बना सकते हैं? तुम उनके बारे में और क्या जानती हो? वह मॉन्स्टर बोलती है, मैं बस एक बाहरी सदस्य हूं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि उनकी रिसर्च इंसानों की मदद के लिए नहीं है। जियांगबाई पूछता है, क्या तुम्हें उनके बारे में कोई और जानकारी याद है? तभी उस मॉन्स्टर के शरीर पर बना एक निशान चमकने लगता है और अगले ही पल जियांगबाई सीधे एक क्लास में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पहुंचकर वह सोचता है, लगता है एक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन लोगों के शरीर पर बने निशानों का इस्तेमाल करके उन्हें जबरदस्ती डंजन के अंदर भेजती है। तभी उसी क्लास में 3 और लोग आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का जियांगबाई को देखकर बोलता है, अच्छा तो यही वह लड़का है जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे और जिसके पास वह एम्यूलेट है। इसके बाद वह जियांगबाई के पास आकर बोलता है बच्चे, चलो दोस्त बनते हैं, मेरा नाम हे जुआंग है। लेकिन जियांगबाई उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोलता है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद वह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर हेजुआंग गुस्से में बोलता है, बेवकूफ कहीं कि ये मत समझना कि उस अम्यूलेट के कारण तुम अजेय बन गए हो। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं?
अगर मैं चाहूं तो तुम्हें किसी भी डंजन के अंदर आसानी से मार सकता हूं। ये सुनकर जियांगबाई सोचता है, इसे कैसे पता कि मेरे पास अम्यूलेट है। तभी सफेद पोशाक पहनी एक लड़की आगे आकर बोलती है। शायद इसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन हे जुआंग के साथ खड़ी दूसरी लड़की उसे धक्का देते हुए बोलती है, ज्यादा नरम बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो जाकर उसी के साथ रहो। वैसे भी तुम हमारी टीम पर सिर्फ एक बोझ हो। तभी उनके पीछे खड़ा लड़का भी बोलता है, हाँ तुम इस इंस्टेंस में पूरी तरह बेकार हो और फिर भी दूसरों के लिए बोलने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद हे जुआंग घमंड से बोलता है, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए क्योंकि मुझे इस इंस्टेंस को क्लियर करने के नियम पता है। अगर तुम लोग मुझे खुश रखोगे तो मैं तुम सभी को यहां से जिंदा बाहर निकाल सकता हूं। तभी जियांगबाई सोचता है, इस इंस्टेंस के नियम बाहर कैसे पहुंच गए क्या? इसके पीछे भी एक्सन ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। उसी समय घोषणा होती है, मिशन है, सभी क्लास बिना किसी परेशानी के पूरी करना, चेतावनी, किसी भी नियम को मत तोड़ना। अगर तुम्हारे सभी क्रेडिट खत्म हो गए तो तुम मिशन में असफल हो जाओगे। तभी वहां एक महिला मॉन्स्टर आती है और बोलती है, मैं पहले इस क्लास के नियम बता देती हूँ। पहला नियम, तुम टीचर से बहस नहीं कर सकते क्योंकि टीचर हमेशा सही होती है। दूसरा नियम, क्लास में तेज आवाज में बात नहीं करनी है ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। तीसरा नियम, अपनी सीट छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अभी जियांगबाई को छोड़कर तुम सभी ने अपनी सीट छोड़ी थी, इसलिए तुम सभी के 2 क्रेडिट कम किए जाते हैं। यह सुनकर एक लड़का गुस्से में बोलता है, आपने हमें ये नियम पहले क्यों नहीं बताए? हमें कैसे पता चलता कि सीट छोड़ना मना है? तभी हे जुआंग बोलता है, जियांगबाई के क्रेडिट कम क्यों नहीं हुए? वह भी अपनी सीट पर नहीं था। महिला मॉन्स्टर बोलती है, तुम खुद जियांगबाई से यह सवाल क्यों नहीं पूछते? उसके पास इंस्टेंस शुरू होने से पहले ही कुछ सुराग थे। यह सुनकर एक लड़का जियांगबाई से बोलता है, जब तुम्हें नियम पता थे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? लाल पोशाक वाली लड़की भी बोलती है, क्या तुम हम सभी को मरवाकर अकेले यहां से बाहर निकलना चाहते हो? तभी हे जुआंग उन सभी को शांत करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है। इसके बाद वह एक किताब निकालता है और बोलता है, इसमें इस इंस्टेंस को क्लियर करने के कई नियम लिखे हुए हैं। यह देखकर लाल पोशाक वाली लड़की बोलती है, वाह ये तो बहुत कमाल की चीज है, तुम्हें ये कहां से मिली? ये सब देखकर जियांगबाई मुस्कुराने लगता है। हे जुआंग उसकी तरफ देखकर पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जियांगबाई बोलता है, मैं इसीलिए हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास नियमों की किताब है, लेकिन फिर भी तुम्हें यह नहीं पता था कि अपनी सीट छोड़ना मना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम केवल दिखावा कर रहे हो या फिर तुम जानबूझकर सभी को मरवाना चाहते हो। यह सुनकर हे जुआंग घबराकर बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं बस वह नियम भूल गया था। जियांगबाई बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो, क्या तुम्हें किसी जानवरों के झुंड ने पाल रखा है? यह सुनकर हे जुआंग गुस्से में बोलता है, क्या तुम मुझे जानवर कह रहे हो? फिर वे बाकी लोगों से बोलता है, ये लड़का लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है, मुझे यकीन है कि ये इस इंस्टेंस के अंदर जरूर मरेगा। तभी क्लास में एक टीचर आ जाता है। उसे देखकर जियांगबाई सोचता है, ये बिल्कुल मेरे बेवकूफ हाई स्कूल टीचर जैसा क्यों दिख रहा है, और ये क्लास भी मेरी हाई स्कूल वाली क्लास जैसी है। तभी टीचर बोलता है, जियांगबाई खड़े हो जाओ और मेरे सवाल का जवाब दो। इसके बाद वह पूछता है, यहाँ का कोड नंबर क्या है? जियांगबाई शांति से जवाब देता है, 9786। टीचर बोलता है, जियांगबाई तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे क्रेडिट कम करूंगा क्योंकि तुमने मुझे झुककर सम्मान नहीं दिया। तुम जैसे लोग जो केवल डंजन बॉस और बेकार घोस्ट लड़कियों के सहारे जीते हैं, उनके और भी ज्यादा क्रेडिट कम होने चाहिए। यह सुनकर जियांगबाई बोलता है, तुम मुझसे जलते हो? टीचर गुस्से में पूछता है, तुमने क्या कहा? जियांगबाई दोबारा बोलता है, मैंने कहा तुम मुझसे जलते हो। यह सुनकर टीचर गुस्से में बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये मत समझना कि 9वीं बॉस को जानने के कारण तुम हर डंजन में अपनी मनमानी कर सकते हो। यह सुनकर हे जुआंग हैरान होकर सोचता है, 9वीं बॉस कौन है? क्या जियांगबाई सच में 9वीं बॉस को जानता है? और इसने हमें यह बात क्यों नहीं बताई? वहीं सफेद पोशाक वाली लड़की मन ही मन सोचती है, यह बेवकूफ केवल 9वीं बॉस को जानता है, इस डंजन की बॉस को नहीं जानता, फिर इससे डरने की क्या जरूरत है? तभी जियांगबाई हे जुआंग से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं केवल 9वीं बॉस के भरोसे डंजन के अंदर इतना निडर रहता हूं? टीचर बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम इस डंजन से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। जियांगबाई च्यूइंग गम खाते हुए बोलता है, तो फिर मुझे मार दो, अगर तुम मुझे मारने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें पिता बुलाऊंगा। ये देखकर सफेद पोशाक वाली लड़की मुस्कुराते हुए सोचती है, मुझे लगा था कि जियांगबाई मेरे लिए बड़ी परेशानी बनेगा, लेकिन ये तो एक खाली दिमाग वाला बेवकूफ निकला। मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप को मरवा लेगा। टीचर गुस्से में बोलता है, मेरे पास तुम्हारे जैसा बेकार बेटा नहीं है। इसके बाद वह क्लास प्रतिनिधि को जियांगबाई पर हमला करने का आदेश देता है। क्लास प्रतिनिधि तुरंत जियांगबाई पर हमला कर देती है। ये देखकर सफेद पोशाक वाली लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत अच्छा, अब जीत आसान है। लेकिन उसका हमला जियांगबाई को छू भी नहीं पाता। तभी जियांगबाई बोलता है, बेकार टीचर ने बेकार विद्यार्थी ही तैयार किए हैं, क्या ये क्लास प्रतिनिधि सच में इतनी कमजोर है कि मुझे छू भी नहीं सकती? ये देखकर हेजुआंग सोचता है, जियांगबाई केवल 9वीं बॉस को जानता है,
फिर भी इस डंजन की शक्तियां उसका कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रही हैं। तभी टीचर गुस्से में बोलता है, जियांग भाई लगातार टीचर का अपमान कर रहा है, इसलिए उसके सभी क्रेडिट खत्म किए जाते हैं। इसके बाद घोषणा होती है, जियांग बाई के सभी क्रेडिट शून्य कर दिए गए हैं। यह सुनकर जियांग बाई मुस्कुराने लगता है। टीचर बोलता है, जियांग बाई ने क्लास के नियम तोड़े हैं और उसके क्रेडिट शून्य हो चुके हैं। अब नियमों के अनुसार क्लास के सभी विद्यार्थी उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। इतना सुनते ही क्लास में मौजूद सभी मॉन्स्टर विद्यार्थी जियांग बाई पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके अम्यूलेट के कारण कोई भी हमला उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ये देखकर टीचर बुरी तरह हैरान हो जाता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इस लड़के के शरीर से हमारे प्रिंसिपल जैसी ऊर्जा क्यों आ रही है? क्या यह हमारे प्रिंसिपल को भी जानता है? तभी हे जुआंग हैरान होकर सोचता है, इसे कोई चोट क्यों नहीं लगी? क्या सच में इसके बहुत बड़े संबंध हैं? इसके बाद टीचर बोलता है, ठीक है। फिर वह सफेद पोशाक वाली लड़की ली जियाओ को खड़े होने के लिए कहता है और पूछता है, डोमेन के नियमों का पूर्ण पालन क्या होता है? ली जियाओ खड़ी होकर घबराते हुए सोचती है, मुसीबत हो गई। मुझे इसका जवाब नहीं पता। मुझे नियमों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? इसके बाद वह अपने पास बैठे लड़के की तरफ देखती है। वह लड़का चुपके से उसे जवाब बताते हुए कहता है, मुके पूर्ण आज्ञा पालन करता है। लेकिन टीचर यह देख लेता है और गुस्से में बोलता है, मुके ने क्लास के नियम तोड़े हैं। उसके सभी क्रेडिट शून्य किए जाते हैं। तभी मुके के पीछे एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और उस पर हमला करके उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर हे जुआंग गुस्से में आ जाता है। सफेद और लाल पोशाक वाली लड़कियां भी मुके को बुरा भला कहने लगती हैं। ये सब देखकर जियांगबाई बोलता है, औरतें सच में बहुत खतरनाक होती हैं। आज एक नई बात सीखने को मिली। वहीं ली जियाओ मन ही मन सोचती है, पता नहीं ये जियांगबाई कहाँ से आया है, लेकिन मैं इसे इस इंस्टेंस से जिंदा बाहर नहीं जाने दे सकती। इसके बाद वह जियांगबाई पर एक आर्टिफैक्ट फेंक देती है, लेकिन जियांगबाई उसे अपने खाली हाथों से ही कुचल देता है और बोलता है, इस जगह पर कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। लगता है तुमने अपना एक आर्टिफैक्ट बेकार कर दिया। ये देखकर ली जियाओ हैरान होकर बोलती है, लेकिन वह तो ए लेवल आर्टिफैक्ट था। तुमने उसे अपने हाथों से कैसे तोड़ दिया? आखिर तुम हो कौन? जियांगबाई मुस्कुराकर जवाब देता है, बस एक साधारण और खूबसूरत लड़का। तभी टीचर बोलता है, ठीक है, सभी अपनी सीट पर बैठ जाओ। अब अचानक परीक्षा होने वाली है। इसके बाद वह सभी को प्रश्न पत्र बांटते हुए बोलता है, परीक्षा के दौरान आपस में बात नहीं करनी है और न ही नकल करनी है। जो भी इस परीक्षा में असफल हुआ, इसका मतलब होगा कि वह क्लास का अपमान कर रहा है। फिर टीचर बोलता है, परीक्षा शुरू होती है। जियांगबाई प्रश्न पत्र को देखकर सोचता है, इसे देखते ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूं। पता नहीं लोग अपने हाई स्कूल के दिनों को क्यों याद करते हैं। उधर हे जुआंग अपने हाथों पर जवाब लिखकर लाया होता है और उन्हीं को देखकर नकल करने लगता है। लाल पोशाक वाली लड़की बार बार उससे मदद मांगते हुए बोलती है, मेरी भी मदद करो, मुझे इन सवालों के जवाब नहीं आते। लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर प्रकट होता है और उसे भी वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद हे जुआंग की नजर जियांगबाई के प्रश्न पत्र पर पड़ती है। जियांगबाई सवालों के जवाब देने की जगह उस पर एक कछुआ बना रहा होता है। ये देखकर हे जुआंग तुरंत टीचर से बोलता है, टीचर, जियांगबाई ने अपने प्रश्न पत्र पर कछुआ बनाया है। वह इस क्लास का अपमान कर रहा है और मरने के लायक है। तभी टीचर जियांगबाई से बोलता है, तुम समाज पर एक कलंक और पूरी तरह कचरा हो। तुम्हारे सांस लेने से भी हवा गंदी होती है। आज मैं इस दुनिया से इस कचरे को साफ कर दूंगा। ये सुनकर जियांगबाई गुस्से में बोलता है, टीचर, मैं हाई स्कूल में यह बात कई बार सुन चुका हूं। तभी साइड की सीट से एक लड़की मॉन्स्टर उठकर सामने आती है और बोलती है, जियांगबाई बार बार क्लास के नियम तोड़ रहा है और टीचर से बहस भी कर रहा है। ऐसे सभी बुरे छात्रों को मर जाना चाहिए। ये सुनकर हे जुआंग भी बोलता है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुम बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे और उस डरावने टीचर के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे थे। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम शुरू से बस दिखावा ही कर रहे थे। तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। इसके बाद वह लड़की मॉन्स्टर सीधे जियांगबाई पर हमला कर देती है, लेकिन उसका लॉकेट उस हमले को रोक लेता है। वह लड़की दोबारा कोशिश करती है, फिर भी जियांगबाई को छू तक नहीं पाती। तभी जियांगबाई शांति से बोलता है, क्लास का तीसरा नियम था कि अपनी सीट छोड़कर कहीं नहीं जाना है, और तुम जो क्लास प्रतिनिधि हो, सबसे पहले तुमने ही ये नियम तोड़ा है। वह मॉन्स्टर लड़की बोलती है, मैं क्लास प्रतिनिधि हूँ, मेरे पास अधिकार है। जियांगबाई जवाब देता है, चाहे तुम क्लास प्रतिनिधि हो, फिर भी तुम एक स्टूडेंट ही हो। जब तक तुम इस क्लास के अंदर हो, तुम्हें भी यही नियम मानने होंगे। इतना सुनते ही बहुत सारे भयानक हाथ प्रकट होते हैं और उस लड़की मॉन्स्टर को भी खींच कर ले जाते हैं। ये सब देखकर सफेद पोशाक वाली लड़की मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, ये तो बहुत ताकतवर है। मैं तो बस चाहती थी कि ये मर जाए, लेकिन अब तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे बचना है तो मुझे इसका भरोसा जीतना होगा। इसके बाद वह लड़की तुरंत अपना नाटक शुरू कर देती है और रोने जैसा चेहरा बनाकर बोलती है, भाई जियांगबाई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी किसी के कंट्रोल में थी। मैंने जो तुम पर आर्टिफैक्ट इस्तेमाल किया था वो जानबूझकर नहीं किया था।
फिर वह और डरने का अभिनय करते हुए बोलती है, मैं बहुत डर गई हूँ, क्या तुम मेरी रक्षा कर सकते हो? यह सुनकर जियांगबाई अपनी सीट से उठता है और बोलता है, क्या अब यह घटिया नाटक बंद कर सकती हो? उधर टीचर गुस्से में बोलता है, अपनी सीट छोड़ने का मतलब है सीधी मौत, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा बेवकूफ। तभी जियांगबाई अपनी जेब से एक तितली के आकार वाली हेयर क्लिप निकालता है। उसे देखकर टीचर हंसते हुए बोलता है, मरने के समय तुम ये टूटी फूटी हेयर क्लिप निकाल रहे हो, तुम सच में पूरी तरह बेकार हो, तुमने तो बचने की कोशिश भी नहीं की। इतना कहकर टीचर जियांगबाई पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक पंखा उड़ता हुआ आता है और टीचर को जा लगता है। इसके तुरंत बाद वहां एक खूबसूरत महिला प्रकट होती है। उसे देखते ही टीचर तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है और घबराकर बोलता है, प्रिंसिपल, आप यहाँ कैसे? तभी वह प्रिंसिपल गुस्से में बोलती है, बेवकूफ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि वह मेरी हेयर क्लिप थी? और फिर भी तुमने उस पर हमला करने की हिम्मत की। यह सुनकर हे जुआंग बुरी तरह हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, यह तो इस बॉस मॉन्स्टर को भी जानता है। आखिर ये जियांगबाई है कौन? वहीं सफेद पोशाक वाली लड़की सोचती है, जियांगबाई ही इस डंजन को क्लियर करने की असली चाबी है। उधर टीचर कांपते हुए प्रिंसिपल से बोलता है, प्रिंसिपल, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल बोलती है, माफी मुझसे नहीं, मेरे छोटे भाई से मांगो। यह सुनकर टीचर तुरंत जियांगबाई के पास जाता है और उससे गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, आप बहुत दयालु हैं, कृपया प्रिंसिपल से कहिए कि वह मुझे माफ कर दें। इसके बाद प्रिंसिपल प्यार से जियांगबाई से पूछती है, छोटे भाई, क्या तुमने मुझे याद किया? और बताओ, क्या मैं पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हूँ? उसी समय सिस्टम की आवाज आती है, बधाई हो, तुम्हें इस स्टेज को क्लियर करने वाला बैज मिल गया है। यह सुनकर जियांगबाई मुस्कुराकर बोलता है, बिल्कुल, आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं, खासकर इस ड्रेस में, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। इसी बीच सफेद पोशाक वाली लड़की भागकर जाती है और जीत का इनाम उठाने की कोशिश करती है। वह खुश होकर बोलती है, मुझे मिल गया। लेकिन तभी जियांगबाई की सातवीं सिस्टर गुस्से में बोलती है, अफसोस, तुम यहां से बचकर नहीं निकल पाओगी। तुमने मेरे छोटे भाई के साथ फ्लर्ट करने की भी हिम्मत की है, तुम्हें मरना होगा। इतना कहकर वह उस लड़की को मार देती है और वह पूरी तरह गायब हो जाती है। ये देखकर हे जुआंग डर के मारे रोने लगता है। जियांगबाई, कृपया मुझे मत मरवाना, अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। तभी जियांगबाई की सातवीं सिस्टर बोलती है, ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि यहाँ एक और कीड़ा भी है। ये लगातार शोर करके मेरे और मेरे भाई के बीच रुकावट डाल रहा था। तभी जियांगबाई बोलता है, रुकिए सातवीं सिस्टर। फिर वह हे जुआंग से बोलता है, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। हे जुआंग तुरंत बोलता है, पूछो, मैं सब बता दूंगा। तब जियांगबाई उससे पूछता है, तुम्हारे हाथ में जो क्लियरिंग रूल्स थे, क्या उनका एक्स ऑर्गेनाइजेशन से कोई संबंध है? यह सुनकर हे जुआंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन जियांगबाई बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसीलिए सच बताओ। आखिर में हे जुआंग बोलता है, हाँ, ये सब एक्स ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। लेकिन इतना कहते ही अचानक एक तीर आकर उसे लग जाता है और वह भी वहीं मारा जाता है। ये देखकर जियांगबाई हल्की नाराजगी से बोलता है, अफसोस, मैं उससे और कुछ पूछ ही नहीं पाया। इसके बाद उसकी सातवीं सिस्टर बोलती है, ठीक है छोटे भाई, अब हम फिर बाद में मिलेंगे। इसके बाद जियांगबाई वहां से निकलकर अपने घर पहुंच जाता है। पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं आ रही होती और अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। ये देखकर जियांगबाई बोलता है, मुझे पहले बिजली का मीटर देखना चाहिए। यहाँ किसी घोस्ट का साया होने के बाद भी पूरी बिल्डिंग में एक साथ अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह मीटर चेक करता है और सोचता है, आखिर पूरी बिल्डिंग की बिजली कैसे चली गई? तभी अचानक एक बिल्ली उस पर छलांग लगाकर हमला कर देती है, लेकिन जियांगबाई का लॉकेट उसे बचा लेता है और बिल्ली पर पलटकर हमला कर देता है। ये देखकर बिल्ली घबराकर बोलती है, मैं एक अच्छी बिल्ली हूं, मैं इंसानों को नहीं खाती, मुझे बस तुम्हारे शरीर से किसी अजीब और बहुत स्वादिष्ट चीज की खुशबू आई थी। तभी बिल्डिंग की लाइट दोबारा आ जाती है। इसके बाद जियांगबाई अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वह बिल्ली भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। जियांगबाई उसे देखकर सोचता है, यह बिल्ली बाकी घोस्ट्स से थोड़ी अलग है, शायद इसे मेरे शरीर से मेरी सिस्टर्स की खुशबू आ रही है। फिर वह बिल्ली से पूछता है, मेरे घर में रहने वाली वह घोस्ट शेफ कहाँ है? बिल्ली आराम से जवाब देती है, मैं उसे खा गई, वह काफी कुरकुरी और स्वादिष्ट थी। यह सुनकर जियांगबाई पूछता है, तो तुम केवल घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स को ही खाती हो? बिल्ली सिर हिलाकर बोलती है, हाँ, मैं केवल उन्हीं को खाती हूँ। यह सुनकर जियांगबाई मुस्कुराता है और पूछता है, क्या तुम हमेशा के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स खाना चाहती हो? बिल्ली तुरंत हाँ में सिर हिलाती है। जियांगबाई बोलता है, अच्छा तो मेरे साथ डंजन में चलो, वहां तुम्हें जितने चाहो उतने मॉन्स्टर्स खाने को मिलेंगे। यह सुनकर बिल्ली मन ही मन सोचती है, मेरा दिल कह रहा है कि इस इंसान के साथ जाना मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके बाद वह खुशी से बोलती है, हाँ मास्टर, मैं आपके साथ डंजन में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जियांगबाई बोलता है, उससे पहले हमें एक और काम करना होगा, मुझे पता लगाना है कि एक्स ऑर्गेनाइजेशन असल में है क्या।
वे घोस्ट शेफ भी एक्स ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य थी। फिर वह बिल्ली से पूछता है, क्या तुम उस शेफ की खुशबू का पीछा करके एक्स ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ सकती हो? बिल्ली तुरंत घर से बाहर निकल जाती है और जियांग बाई भी उसके पीछे चल पड़ता है। इसके बाद हमारा दृश्य एक सुनसान और टूटी हुई बिल्डिंग में पहुंचता है। वहां पहुंचकर जियांग बाई सोचता है, क्या यही एक्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य अड्डा है? ये तो बहुत खस्ता हालत में है। बिल्ली उसे एक दरवाजे के पास ले जाकर बोलती है, उस शेफ की खुशबू यहाँ सबसे ज्यादा तेज है। यह सुनकर जियांग बाई मुस्कुराता है और दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे में उसे सामने एक दराज दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है, कोई पीछे से उसके सिर पर हमला कर देता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद जियांग बाई की आंखें खुलती हैं। उसके सामने एक महिला खड़ी होती है। वह महिला उसे देखकर बोलती है, तो आखिर तुम जाग गए। फिर वह उसके पास आकर बोलती है, तुम तो काफी खूबसूरत हो। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? जियांग बाई उसकी तरफ देखकर बोलता है, चेन, तुम्हें अपने परफ्यूम का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। इसकी तेज खुशबू से लोग बेहोश हो सकते हैं। यह सुनकर चेन मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हारा स्वभाव तो काफी तेज है, लेकिन मुझे ऐसे ही लड़के पसंद हैं। इसके बाद वह बोलती है, ठीक है, अब मजाक बहुत हो गया, असली मुद्दे पर आते हैं। तुम काफी ताकतवर और भाग्यशाली हो। एक्स ऑर्गेनाइजेशन का लीडर चाहता है कि तुम हमारे संगठन में शामिल हो जाओ। यह सुनकर जियांग बाई बिना डरे जवाब देता है, मैं तुम लोगों के संगठन में कभी शामिल नहीं होऊंगा। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, अभी भी लड़ने का इरादा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वही लड़के पसंद हैं जो आसानी से हार नहीं मानते। इसके बाद वह एक चमकती हुई अंगूठी निकालती है और बोलती है, यह एक हाई लेवल आर्टिफैक्ट है जिसका नाम ओबीडियंस रिंग है। इसे पहनने के बाद तुम और भी अच्छे लगोगे। तभी जियांग बाई बोलता है, रुको। वह लड़की हंसते हुए पूछती है, क्या हुआ? अब डर लगने लगा? जियांग बाई जवाब देता है, मरने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं, आखिर एक्स ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और उसका असली लक्ष्य क्या है? वह लड़की बोलती है, हमारा लक्ष्य इस दुनिया के नियमों को पलटना है। फिर वह गुस्से में बोलती है, आखिर उन घोस्ट्स को हमें नियमों के जरिए मारने का अधिकार क्यों है? हर बार सिर्फ इंसानों को ही क्यों मरना पड़ता है? इसके बाद वह बोलती है, असली बॉस हम हैं। हम सभी डंजन बॉसेस को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद हम सभी डंजनों पर अपना कंट्रोल स्थापित करेंगे। यह सुनकर जियांग बाई मन ही मन सोचता है, तो ये लोग मेरी सिस्टर्स को भी मारना चाहते हैं। फिर वह लड़की से पूछता है, इसलिए तुम लोग बेगुनाह इंसानों को पकड़कर मॉन्स्टर्स में बदल देते हो? क्या तुम सभी लोग पागल हो? वह लड़की जवाब देती है, अगर हम उन्हें मॉन्स्टर नहीं बनाएंगे तो वे वैसे भी डंजन के अंदर मर जाएंगे। कम से कम हमारे कारण उनके पास जिंदा रहने का एक मौका तो है। फिर वह जियांग बाई से बोलती है, हमारे साथ आ जाओ और अच्छी तरह सोचो। असली दुनिया में मॉन्स्टर्स को कोई आसानी से नहीं मार सकता। यह सुनकर जियांग बाई बोलता है, फिर तुम खुद मॉन्स्टर क्यों नहीं बन जाती? सच कहूं तो तुम एक लेडी घोस्ट बनने के लिए बिल्कुल सही हो। तुम्हारा चेहरा भी उससे थोड़ा मिलता है। यह सुनते ही वह लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है और चिल्लाकर बोलती है, इसे मार डालो। उसके आदेश पर एक मॉन्स्टर जियांग बाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सफेद बिल्ली उस पर झपटती है और उसे वहीं खा जाती है। यह देखकर वह लड़की बुरी तरह हैरान हो जाती है और बोलती है, ये तो प्रसिद्ध घोस्ट ईटिंग कैट है, आखिर ये तुम्हारी मदद क्यों कर रही है? तभी सफेद बिल्ली बोलती है, जियांग बाई मेरे मास्टर हैं। यह सुनकर वह लड़की बुरी तरह हैरान हो जाती है और जियांग बाई से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? तभी जियांग बाई खुद को रस्सियों से आजाद करता है और खड़े होकर बोलता है, मैं बस एक साधारण और खूबसूरत लड़का हूं। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारा बॉस उन सभी डंजन बॉसेस को खत्म करना चाहता है तो तुम लोग अभी उस लायक भी नहीं हो। फिर वह आगे बोलता है, अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे अड्डे को उड़ा दूंगा। यह सुनकर वह लड़की बोलती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो? जियांग बाई जवाब देता है, तुम जो करना चाहो कर लो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा संगठन ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। यह सुनकर वह लड़की हंसने लगती है और बोलती है, तुम तो हमारे बॉस के पैर के नाखून को भी नहीं हरा पाओगे। इसके बाद वह एक रहस्यमयी ताबीज फेंकती है। अगले ही पल जियांग बाई उसके साथ एक डंजन में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहां पहुंचकर जियांग बाई सोचता है, मैं इस औरत के साथ डंजन में कैसे आ गया? लेकिन यह जगह देखकर लग रहा है कि यह मेरी किसी सिस्टर का डंजन है। कुछ ही समय बाद वहां कई और खिलाड़ी भी आ जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर सामने आता है और बोलता है, शुभ समय आ चुका है। सभी खास मेहमानों को 3 नियम मानने होंगे। पहला नियम, अंदर मौजूद सभी नियमों का पालन करना है, कोई सवाल नहीं करना है। दूसरा नियम, शादी के भोज में खून नहीं बहना चाहिए। तीसरा नियम, शादी की रस्म आधी रात से पहले पूरी होनी चाहिए। अगर देर हुई तो सभी मेहमान दूल्हा और दुल्हन बन जाएंगे। इतना कहकर वह मॉन्स्टर अंदर जाने लगता है और बोलता है, सभी मेहमान अपने उपहार लेकर आई और शादी की रस्म देखने अंदर चलें। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। वह एक आईना देते हुए बोलता है, यह आईना छिंग राजवंश का कीमती खजाना है।
इसे शादी के लिए शुभ माना जाता है। इसके बाद वह अंदर चला जाता है। फिर एक मोटा आदमी आगे आता है। वह भी अपना कीमती उपहार देकर अंदर चला जाता है। उसके बाद लाल पोशाक वाली लड़की आती है। वह कपड़े का एक कीमती टुकड़ा देते हुए बोलती है, ये बहुत मूल्यवान है। उपहार देने के बाद वह भी अंदर चली जाती है। इसके बाद जियांग बाई और उसके साथ आई लड़की आगे आते हैं। वह लड़की एक पुरानी किताब उपहार में देती है और अंदर चली जाती है। अब जियांग बाई की बारी आती है। वह बोलता है, मेरे पास देने के लिए कोई खास उपहार तो नहीं है। इसके बाद वह अपनी जेब से शादी में दिया जाने वाला एक लाल लिफाफा निकालता है। जियांग बाई का लाल लिफाफा देखकर बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, क्या ये लड़का कोई कॉमेडियन है? मोटा आदमी भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, इसके जैसे गरीब लोग तो बस हवा को गंदा करते हैं। लाल पोशाक वाली लड़की बोलती है, काश मेरे पास अभी फोन होता, मैं इसका वीडियो बनाकर जरूर रखती। तभी मॉन्स्टर घोषणा करता है, शादी का भोज शुरू हो चुका है। यहाँ कोई भी शराब पीने से मना नहीं कर सकता और न ही परोसा गया खाना ठुकरा सकता है। अगर किसी ने भोज का माहौल खराब किया तो उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद एक मॉन्स्टर जियांग बाई की टेबल के पास आती है और उसे शराब देते हुए बोलती है, कृपया इसे पीजिए सम्मानित मेहमान। लेकिन जियांग बाई जवाब देता है, मैं शराब नहीं पीता, मुझे केवल सोडा पसंद है। ये सुनते ही वह मॉन्स्टर गुस्से में बोलती है, भोज का माहौल खराब करने वाला मारा जाएगा। इतना कहते ही कई मॉन्स्टर्स जियांग बाई पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी उसकी घोस्ट ईटिंग कैट भी बाहर आ जाती है और उन मॉन्स्टर्स को खाने लगती है। ये देखकर जियांग बाई के साथ आई लड़की सोचती है, लेकिन ये बिल्ली तो केवल डीजे लेवल मॉन्स्टर्स को खा सकती है। इस बार इतने सारे मॉन्स्टर्स इसे जरूर खत्म कर देंगे। वहीं बाकी तीनों खिलाड़ी भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उधर भोज का मॉन्स्टर मन ही मन सोचता है, आखिर ये लड़का है कौन? ये मॉन्स्टर्स पर हमला कैसे कर पा रहा है और इसके ऊपर डंजन के नियम असर क्यों नहीं कर रहे? इसके बाद वह जियांग बाई से बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। फिर वह सभी खिलाड़ियों से बोलता है, अब तुम सभी को अपना अपना काम पूरा करना होगा। अगर कोई अपने काम में असफल हुआ तो उसकी मौत तय है। जियांग बाई के सामने एक पुराना वुडशेड होता है। उसे देखकर उसके साथ आई लड़की बोलती है, वह वुडशेड बहुत खतरनाक लग रहा है, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं? जियांग बाई मना करते हुए बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा तुम ही हो। ये सुनकर लाल पोशाक वाली लड़की गुस्से में बोलती है, वह तुम्हारी मदद करना चाहती है और तुम उसकी कद्र तक नहीं कर रहे। तुम्हारे जैसे निर्दयी इंसान को मर जाना चाहिए। इसके बाद वह घमंड से बोलती है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं और शेक शेक पर मेरे 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहां से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी और तुम्हें पूरी तरह बदनाम कर दूंगी। जियांग बाई मजाक करते हुए बोलता है, कृपया मुझे बदनाम मत करना, इसकी जगह पुलिस को बुला लेना। हो सके तो अपने भ्रम का इलाज करवाने के लिए भी कोई नंबर मिला लेना। यह सुनकर वह लड़की गुस्से से भर जाती है। इसके बाद जियांग बाई वुडशेड की तरफ बढ़ने लगता है। लाल पोशाक वाली लड़की उसे जाते हुए देखकर बोलती है, अब यह निश्चित रूप से मारा जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जियांग बाई वुडशेड के अंदर मौजूद मॉन्स्टर को मारकर सुरक्षित बाहर आ जाता है। ये देखकर लाल पोशाक वाली लड़की बोलती है, जरूर इसने कोई गंदी चाल या आर्टिफैक्ट इस्तेमाल किया होगा। जियांग बाई जवाब देता है, तो तुम भी इस्तेमाल कर लो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। वह लड़की घमंड से बोलती है, मुझे किसी आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं है, मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूं और केवल अपने भरोसे रहती हूं। जियांग बाई बोलता है, अगर तुम सच में आत्मनिर्भर हो तो खुद जाकर अपना काम पूरा करो। वह लड़की जवाब देती है, तुम खुद पूरी तरह अपनी बिल्ली पर निर्भर हो, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तभी उस लड़की की बारी आ जाती है। वह एक बार फिर बोलती है, मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह अकेली अपना काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जब वह लड़की अंदर जाती है तो जियांग बाई मन ही मन सोचता है, अब इसमें कोई शक नहीं है, ये सभी लोग एक ही संगठन के लिए काम कर रहे हैं। अंदर उस लड़की के सामने 3 खूबसूरत पोशाकें रखी होती हैं। उन्हें देखकर वह बहुत उत्साहित हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत सुंदर है। इसके बाद वह एक पोशाक को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है और बोलती है, मैं बस इसे छू रही हूं, केवल छूने से तो कोई नियम नहीं टूटेगा ना। लेकिन जैसे ही वह सफेद पोशाक को छूती है, उसमें से कई सफेद धागे निकलते हैं और उसे पूरी तरह जकड़ लेते हैं। तभी जियांग बाई और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं। जियांग बाई के साथ आई लड़की बोलती है, हमारे संगठन का एक और सदस्य मारा गया। तभी बूढ़ा आदमी जियांग बाई पर आरोप लगाते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे मरवाया है। जियांग बाई शांत होकर जवाब देता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं उसे कैसे मार सकता हूं? बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हारे पास वह बिल्ली है और तुम मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, जरूर तुमने ही उन्हें आदेश दिया होगा। मोटा आदमी भी बोलता है, हाँ, तुम उससे पहले बहस भी कर रहे थे, यहां सबसे ज्यादा शक तुम पर ही होता है। जियांग बाई आराम से बोलता है, ठीक है, अगर तुम सबको लगता है कि मैंने ही उसे मारा है तो ऐसा ही मान लो। यह सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में बोलता है, अब तुम्हें इसकी कीमत अपनी उस घटिया बिल्ली की जान से चुकानी होगी। मोटा आदमी भी चिल्लाकर बोलता है, तुमने उसे मरवाया है,
अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी बूढ़ा आदमी मोटे आदमी से पूछता है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता था? मोटा आदमी जवाब देता है, वह मेरी प्रेमिका थी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बोलता है, लेकिन उसने तो मेरे साथ भी संबंध बनाए थे। यह सुनते ही मोटा आदमी और भी गुस्से में बोलता है, वह धोखेबाज थी, उसे मर जाना चाहिए था। यह सब देखकर जियांगबाई मन ही मन सोचता है, ये तो असली प्रेम त्रिकोण निकल आया। तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम मेरी औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मोटा आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुम सब मर जाओ। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मोटा आदमी बूढ़े का गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी चाकू निकालकर उस पर हमला कर देता है। जियांगबाई ये सब शांति से देख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी को नियम याद आता है और वह घबराकर बोलता है, नहीं, नियम के अनुसार भोज वाले क्षेत्र में खून नहीं बहना चाहिए। तभी बहुत सारे भयानक हाथ प्रकट होते हैं और उन दोनों को खींचकर ले जाते हैं। ये देखकर जियांगबाई के साथ आई लड़की डरते हुए बोलती है, आधी रात हो चुकी है, लेकिन शादी की रस्म अभी तक पूरी नहीं हुई, अब तो हम सभी मर जाएंगे। तभी वह मॉन्स्टर बोलता है, आधी रात हो चुकी है, लेकिन शादी की रस्म अभी तक पूरी नहीं हुई। प्रिय मेहमानों, अब आप सभी हमेशा के लिए इसी हवेली में रहेंगे। इतना कहते ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स जियांगबाई और उसके साथ मौजूद लड़की पर हमला करने लगते हैं। तभी वह लड़की एक किताब निकालते हुए बोलती है, मेरे पास इस डंजन से बाहर निकलने की मुख्य चाबी है, तुम लोग यहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। लेकिन उसी समय जियांगबाई अपना एम्यूलेट पहन लेता है। उसे पहनते ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगती है। जियांगबाई शांति से बोलता है, मुझे यहां से बाहर निकलने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं है। तभी एक युवा मॉन्स्टर उसकी ऊर्जा महसूस करके घबरा जाता है और पूछता है, मिडनाइट सिनेमा की बॉस और सेवन स्कूल की प्रिंसिपल के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारे शरीर से उन दोनों की खुशबू क्यों आ रही है? जियांगबाई शांत स्वर में जवाब देता है, वे दोनों मेरा परिवार हैं। ये सुनकर उसके साथ मौजूद लड़की बोलती है, तुम डर गए हो ना, इसीलिए पागलों की तरह ऐसी बातें कर रहे हो। युवा मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा उन दोनों के साथ जो भी रिश्ता हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ली मैंशन है और यहाँ का असली बॉस मैं हूं। तभी जियांगबाई कपड़े का एक टुकड़ा निकालकर बोलता है, इसकी खुशबू पहचानते हो ना? युवा मॉन्स्टर उस कपड़े की खुशबू महसूस करता है, लेकिन फिर घमंड से बोलता है, तो क्या हुआ अगर तुम लेडी एट को जानते हो? मैं भी एक बॉस हूं और लेडी एट मेरी दुल्हन है। अगर तुम्हें लगता है कि उसका नाम लेकर तुम मुझे डरा दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। यह सुनकर आसपास मौजूद सभी मॉन्स्टर्स जोर जोर से बॉस के नारे लगाने लगते हैं। तभी जियांगबाई बोलता है, तुम्हारी दुल्हन? एक बार शियाओबा से खुद पूछकर तो देखो कि क्या वह तुम्हारा नाम भी जानती है। फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम उस मेंढक की तरह हो जो हंस का मांस खाने का सपना देख रहा है। यह सुनते ही युवा मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आ जाता है। वह अपने असली भयानक रूप में बदलते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके तुम्हें अपने छोटे घोस्ट्स को खिला दूंगा। लेकिन तभी वहां जियांगबाई की 8वीं सिस्टर आ जाती है। वह सीधे जियांगबाई के पास जाकर पूछती है, छोटे भाई, तुम ठीक तो हो? यह देखकर जियांगबाई के साथ मौजूद लड़की बुरी तरह हैरान हो जाती है और सोचती है, यह सच में घोस्ट बॉस के परिवार का सदस्य है। उधर युवा मॉन्स्टर 8वीं सिस्टर को देखकर डर के मारे कांपने लगता है। वह तुरंत घुटनों के बल बैठकर बोलता है, लेडी एट, कृपया मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मैं तो बस आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। तभी जियांगबाई की 8वीं सिस्टर गुस्से में बोलती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद वह उस पर हमला करते हुए बोलती है, मैं ये पक्का करूंगी कि तुम्हें दोबारा जन्म लेने का मौका भी न मिले। उसके हमले से वह युवा मॉन्स्टर वहीं पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके बाद 8वीं सिस्टर जियांगबाई के पास आकर प्यार से बोलती है, छोटे भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये सब देखकर वहां मौजूद बाकी मॉन्स्टर्स मन ही मन सोचते हैं, क्या ये सच में हमारी लेडी एट है? अब से हमें जियांगबाई से कभी नहीं उलझना चाहिए। तभी जियांगबाई के साथ आई लड़की अचानक उसका एम्यूलेट छीन लेती है और वहां से भागने लगती है। ये देखकर जियांगबाई की 8वीं सिस्टर गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई की चीज छीनने की? इसके बाद वह उस लड़की के हाथ पर हमला कर देती है। तभी जियांगबाई उससे पूछता है, आखिर तुम्हारी एक्स ऑर्गेनाइजेशन को मेरे क्लियरिंग आइटम्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है? फिर वह आगे बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी सारी सफलता सिर्फ इन आइटम्स की वजह से है? वह लड़की गुस्से में धमकी देते हुए बोलती है, जियांगबाई, ज्यादा घमंडी मत बनो, बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और उसे पकड़ लेता है। जियांगबाई की सिस्टर गुस्से में बोलती है, इतनी हिम्मत, अब भी मेरे छोटे भाई को धमकी दे रही हो? लेकिन वह विशाल हाथ उस लड़की को लेकर वहां से गायब हो जाता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर जियांगबाई बोलता है, ये संगठन सच में बहुत शक्तिशाली है, आप भी उसे रोक नहीं पाई सिस्टर। उसकी 8वीं सिस्टर जवाब देती है, वैसे भी मैं अपनी सभी सिस्टर्स में सबसे कमजोर हूं। फिर वह जियांगबाई से पूछती है, जब तुम पिछली बार 9वीं सिस्टर से मिले थे तो क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर लग रही थी? जियांगबाई जवाब देता है, आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं, मेरे लिए आप दोनों एक जैसी हैं। यह सुनकर उसकी सिस्टर मुस्कुराती है और उसे एक क्लियरिंग आइटम दे देती है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, बधाई हो, आपको एक महत्वपूर्ण क्लियरिंग आइटम एडवांस्ड चार्म मिला है। इसके साथ ही आपको मॉन्स्टर्स को समन करने की क्षमता भी मिल गई है।
जियांगबाई वह आइटम लेते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है। अब जब भी मैं आपको याद करूंगा आपको समन कर सकूंगा। इसके बाद उसकी सिस्टर उसे अलविदा कहती है। तभी वहां एक पोर्टल खुलता है और जियांगबाई उसके अंदर चला जाता है। अगले ही पल वह एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। वह आसपास देखते हुए सोचता है, मैं कहाँ आ गया? कोई बात नहीं, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। एक्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग कभी भी आ सकते हैं। कुछ समय बाद जियांगबाई अपने घर पहुंच जाता है और अपने क्लियरिंग आइटम्स की मदद से पूरे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। तभी घोस्ट ईटिंग कैट भी वहां आ जाती है और बोलती है, मास्टर, आप सच में वापस आ गए। फिर वह शर्मिंदा होकर बोलती है, पिछली बार मैं डरकर भाग गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार मैं अपनी जान जोखिम में डालकर भी आपकी रक्षा करूंगी। जियांगबाई शांति से बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरी रक्षा करोगी, लेकिन अब कम से कम घर के दरवाजे की रखवाली तो कर सकती हो। तभी बिल्ली को कुछ महसूस होता है। अगले ही पल दूर से कई शक्तिशाली हमले आकर सीधे सुरक्षा कवच से टकराते हैं। ये देखकर जियांगबाई बोलता है, बियसबला, लगता है वे लोग आ गए। लगातार हो रहे हमलों के कारण सुरक्षा कवच में दरारें पड़ने लगती हैं और कुछ ही देर में वह पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जियांगबाई बिना डरे सोफे पर आराम से बैठा रहता है। तभी वही लड़की दो मॉन्स्टर्स के साथ दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। उन्हें देखकर जियांगबाई बोलता है, तो एक्स ऑर्गेनाइजेशन के पास सच में बहुत सारे अजीब मॉन्स्टर्स हैं। वह लड़की गुस्से में बोलती है, अगर तुम नहीं होते तो मुझे अपना हाथ नहीं खोना पड़ता। अब मैं तुम्हें मारकर डीजे लेवल मॉन्स्टर में बदल दूंगी। यह सुनकर जियांगबाई अपना समनिंग आइटम निकालता है और एक शक्तिशाली मॉन्स्टर को समन करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही मॉन्स्टर्स को समन कर सकती हो? यह देखकर वह लड़की बुरी तरह हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम भी मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हो? यह सुनकर वह लड़की बोलती है, तो क्या हुआ अगर तुम मॉन्स्टर्स को समन कर सकते हो? ये सभी तो लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं। तभी जियांगबाई की घोस्ट ईटिंग कैट उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देती है। ये देखकर वह लड़की बोलती है, तुम्हारी बिल्ली सिर्फ मॉन्स्टर्स को खा सकती है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसके बाद वह एक चाकू निकालती है और बोलती है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। लेकिन जैसे ही वह हमला करने की कोशिश करती है, जियांगबाई उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम अकेले मुझे नहीं मार सकती। इसके बाद जियांगबाई एक आर्टिफैक्ट निकालते हुए बोलता है, अब मैं ट्रुथ आवरग्लास का इस्तेमाल करूंगा। फिर वह उस लड़की से पूछता है, तुम्हारे लीडर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ट्रुथ आवरग्लास के असर से वह लड़की तुरंत सच बोलने लगती है। हमारे लीडर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा ली तियानबा है। ली तियानबा बहुत ताकतवर है और उसकी गर्दन के पीछे छह के आकार का एक जन्म का निशान है। यह जानकारी मिलते ही जियांगबाई एक हाई लेवल मॉन्स्टर को समन करता है। उसे देखकर वह लड़की हैरान होकर बोलती है, तुम हाई लेवल मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकते हो? अगले ही पल वह समन किया हुआ मॉन्स्टर उस लड़की को खत्म कर देता है। इसके बाद जियांगबाई के सामने एक डंजन गेट खुल जाता है। जियांगबाई बोलता है, चलो इसे भी जल्दी खत्म करते हैं। इसके साथ ही मैं एक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के बेटे को भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद वह गेट के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर पहुंचते ही उसे एक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का बेटा ली तियानबा और उसके दो सेवक दिखाई देते हैं। वहीं एक लड़की भी मौजूद होती है। जियांगबाई मन ही मन सोचता है, मेरी पांचवीं और छठी सिस्टर भी इसी डंजन में होनी चाहिए। तभी वहां एक क्लाउन मॉन्स्टर आता है और घोषणा करता है, उस पार्क में आपका स्वागत है जो कभी बंद नहीं होता। सभी लोग मुस्कुराते रहे। इस लेवल को क्लियर करने के लिए आपको 7 बैज इकट्ठे करने होंगे। तभी ली तियानबा जियांगबाई को देखकर बोलता है, तो तुम ही जियांगबाई हो, एक ऐसा बेकार इंसान जो सिर्फ महिला घोस्ट्स की सुरक्षा में जीता है। फिर वह बोलता है, मैं तुम्हें हमारी योजनाओं को दोबारा बर्बाद नहीं करने दूंगा। इसके बाद वह अपने पुरुष सेवक को जियांगबाई पर हमला करने का आदेश देता है। वह सेवक आगे बढ़कर जियांगबाई पर मुक्का चलाता है, लेकिन जियांगबाई आसानी से उसका हमला बचा लेता है। वहीं पास खड़ी लड़की भी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी क्लाउन मॉन्स्टर बोलता है, इस इंस्टेंस में लड़ाई करना मना है, जो भी नियम तोड़ेगा उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद वह घोषणा करता है, सामने मौजूद कैरोसेल वाला क्षेत्र अब टास्क के लिए खुल चुका है। फिर वह नियम बताता है, जब तक संगीत बजता रहेगा तब तक कोई भी अपने घोड़े से नीचे नहीं उतर सकता। सभी को लगातार मुस्कुराते हुए कहना होगा कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है। जो भी टास्क पूरा करेगा उसे एक लाल बैज मिलेगा। इतना सुनते ही ली तियानबा तेजी से भागकर सबसे अच्छे दिखने वाले घोड़े पर बैठ जाता है। जियांगबाई भी एक पुराने और कमजोर दिखने वाले घोड़े पर जाकर बैठ जाता है। तभी वह लड़की उसके पास आती है और उसके पीछे बैठ जाती है। फिर वह जियांगबाई से पूछती है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? उसी समय जियांगबाई का घोड़ा पूछता है, क्या तुम्हें इस सवारी में मजा आ रहा है? यह देखकर ली तियानबा हंसते हुए बोलता है, ये तो मुस्कुरा भी नहीं रहा, जल्दी से इसे खत्म करो। तभी जियांगबाई के घोड़े की आंखें लाल हो जाती हैं और वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर ली तियानबा बोलता है, अब तुम्हारी मौत तय है। लेकिन जियांगबाई शांत होकर बोलता है, तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना। घोड़े का हमला जियांगबाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता।
ये देखकर ली तियानबा हैरान होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? इस इंस्टेंस के नियम तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं कर रहे? आखिर तुम हो कौन? जियांगबाई मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये सुनते ही ली तियानबा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है। वहीं जियांगबाई के पीछे बैठी लड़की भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। इसके बाद जियांगबाई अपने हाथ में लाल बैज दिखाता है। उसे देखकर ली तियानबा हैरान होकर बोलता है, इसे लाल बैज कैसे मिल गया? ये जरूर धोखा दे रहा है। तभी ली तियानबा के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसका घोड़ा भी गुस्से में आकर उस पर हमला करने लगता है। लेकिन ली तियानबा तुरंत एक आर्टिफैक्ट निकालता है और उसकी मदद से घोड़े के हमले से खुद को बचा लेता है। इसके बाद वह जमीन पर गिर जाता है। तभी उसकी महिला सेवक दौड़कर उसके पास आती है और पूछती है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ली तियानबा गुस्से में उठता है और अपने दोनों सेवकों से बोलता है, तुम दोनों बेकार हो। किसी भी तरह जियांगबाई का लाल बैज मुझसे छीन कर लाओ। उधर जियांगबाई आराम से कॉटन कैंडी खाते हुए बोलता है, तो एक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन के यंग मास्टर उतने भी खास नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। यह सुनकर ली तियानबा गुस्से में बोलता है, जियांगबाई, सिर्फ कुछ आर्टिफैक्ट्स होने और लड़कियों के साथ घूमने के कारण अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो। फिर वह जियांगबाई के साथ बैठी लड़की की तरफ देखकर बोलता है, ये औरत तो बिल्कुल बेकार लग रही है। तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के साथ रहने का मतलब है खुद मौत को बुलाना। ये सुनकर जियांगबाई ली तियानबा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी पांचवीं सिस्टर उसे रोक लेती है और बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कमजोर हूं। जरूरी बात यह है कि तुम इस इंस्टेंस से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन ली तियानबा घमंड से हंसते हुए बोलता है, मेरे पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं। पांचवीं सिस्टर बोलती है, सच में? तो फिर कोशिश करके देख लो। तभी ली तियानबा की महिला सेवक उसके सामने आकर उसे बचाने लगती है। ये देखकर जियांगबाई बोलता है, यंग मास्टर को कोई चिंता नहीं है, लेकिन उसकी सेवक पहले ही कुत्ते की तरह भौंकने लगी। यह सुनकर वह महिला सेवक गुस्से में बोलती है, तुमने कुत्ता किसे कहा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यंग मास्टर से उलझ सकते हो? इसके बाद ली तियानबा अपने दोनों सेवकों को आदेश देता है, जाओ इसे खत्म कर दो और इसका बैज छीन लाओ। उसका पुरुष सेवक तुरंत जियांगबाई पर हमला कर देता है, लेकिन जियांगबाई उसका हमला बचाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर ली तियानबा गुस्से में बोलता है, उठो बेकार आदमी। तभी जियांगबाई उससे पूछता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है? उधर पांचवीं सिस्टर गुस्से में बोलती है, तुम मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वह अपनी शक्ति छोड़ते हुए बोलती है, लगता है तुम लोग अपनी औकात भूल गए हो। उसकी शक्ति देखकर ली तियानबा और उसके दोनों सेवक हैरान रह जाते हैं। वे बोलते हैं, क्या तुम एक घोस्ट हो? लेकिन ली तियानबा घमंड से बोलता है, तो क्या हुआ अगर तुम एक मॉन्स्टर हो? अगर कोई बॉस मॉन्स्टर भी मेरे सामने आ जाए तब भी मैं नहीं डरूंगा। यह सुनकर जियांगबाई बोलता है, लगता है तुम मेरी पांचवीं सिस्टर को बहुत कम समझ रहे हो। वे कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है। ली तियानबा जवाब देता है, ठीक है, फिर देखते हैं कि हम दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। इतना कहते ही वह अपने असली भयानक रूप में बदल जाता है। उसे देखकर जियांगबाई बोलता है, यह मॉन्स्टर तो बहुत ही बदसूरत है। वहीं उसकी महिला सेवक हैरान होकर सोचती है, यंग मास्टर खुद भी एक मॉन्स्टर हैं। पांचवीं सिस्टर ली तियानबा से बोलती है, तुम केवल एक साधारण मॉन्स्टर हो। ली तियानबा जवाब देता है, तो क्या हुआ अगर मैं अकेला हूं? मैं फिर भी तुम सभी को खत्म कर सकता हूं। इसके बाद पांचवीं सिस्टर उस पर हमला कर देती है। ये देखकर जियांगबाई सोचता है, ये तो बॉस लेवल का मॉन्स्टर है। क्या पांचवीं सिस्टर सच में इसे संभाल पाएंगी? दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। पांचवीं सिस्टर कई बार उस पर हमला करती है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाती। वह मन ही मन सोचती है, मैं इसे हरा भी नहीं पा रही हूं। ये बहुत शर्म की बात है। तभी ली तियानबा उस पर जोरदार हमला करता है और उसे पीछे फेंक देता है। ये देखकर जियांगबाई तुरंत दौड़कर अपनी सिस्टर के पास जाता है और उसे संभाल लेता है। तभी ली तियानबा का पुरुष सेवक बोलता है, अब तुम्हें एक्स ऑर्गेनाइजेशन से दुश्मनी करने का नतीजा पता चला। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगले ही पल जियांगबाई ली तियानबा पर हमला कर देता है और बोलता है, तुम्हें एक बात बता दूं, इंस्टेंस के अंदर कोई भी घोस्ट मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। तभी ली तियानबा का शरीर एक बार फिर बदलने लगता है। वह और भी ज्यादा भयानक रूप में आते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास केवल इतनी ही शक्ति है? फिर वह चिल्लाता है, आज तुम सभी इसी इंस्टेंस में मेरे हाथों मरोगे। इतना कहते ही वह जियांगबाई पर हमला कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से लाल बालों वाली एक लड़की आती है और ली तियानबा को जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। उसे देखकर पांचवीं सिस्टर खुश होकर बोलती है, शियाओ लियू, आखिर तुम आ ही गई। ली तियानबा गुस्से में उठते हुए बोलता है, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। इसके बाद वह दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शियाओ लियू उस पर हमला करके उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। उसके साथ ही वह ली तियानबा के पुरुष सेवक को भी मार देती है। फिर वह महिला सेवक की तरफ बढ़ती है। वह महिला सेवक नकली मुस्कान के साथ बोलती है, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ली तियानबा की बात नहीं मानती तो उसके पिता ली आओतियान मुझे मार देते। इसके बाद वह डरते हुए बोलती है, कृपया मुझे मत मारो।
जियांगबाई जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तभी शियाओ लियू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह महिला एक आर्टिफैक्ट निकालकर शियाओ लियू की शक्ति को सोख लेती है और वहां से भागते हुए बोलती है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। पांचवी सिस्टर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जियांगबाई उसे रोकते हुए बोलता है, उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, आगे हमें उससे निपटने के बहुत मौके मिलेंगे। इसके बाद शियाओ लियू मुस्कुराते हुए जियांगबाई के पास आती है और बोलती है, आखिरकार मैं तुमसे दोबारा मिल ही गई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जियांगबाई प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, छठी सिस्टर शियाओ लियू, मैंने भी आपको बहुत याद किया। तभी पांचवी सिस्टर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, तो क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? जियांगबाई जवाब देता है, सच कहूं तो मैंने आप दोनों को बहुत याद किया। उसी समय सिस्टम की आवाज आती है, बधाई हो, आपको शेक कैंडी मिली है, ये मॉन्स्टर्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर जियांगबाई सोचता है, ये आर्टिफैक्ट तो बहुत काम का है। इसके बाद पांचवी सिस्टर बोलती है, मेरे लोगों ने बताया है कि एक बहुत खतरनाक संगठन हमें निशाना बना रहा है। इसके बाद हमारा दृश्य एक्स ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां ली आओतियान गुस्से में बोलता है, जियांगबाई ने सच में ली तियानबा से लड़ने की हिम्मत की। फिर वह अपने सेवकों की तरफ देखकर बोलता है, अगर जियांगबाई अगले इंस्टेंस से भी जिंदा बाहर आ गया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। इसके बाद वह आदेश देता है, एक्स ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ताकतवर जेड स्क्वाड को बुलाओ, अगले इंस्टेंस में जियांगबाई को हर हाल में खत्म कर दो। लेकिन तभी ली आओतियान रुकता है और बोलता है, नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा विचार है। फिर वह अपने सेवकों से बोलता है, कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढो और उन्हें जियांगबाई के माता पिता और उसकी प्रेमिका का रूप दे दो। उसकी भावनाओं का इस्तेमाल करके उसे जाल में फंसाओ और वहीं मार डालो। यह सुनकर एक सेवक तुरंत बोलता है, बॉस, आपका विचार सच में बहुत शानदार है। इसके बाद हमारा दृश्य जियांगबाई के घर पर आता है। वह अपने बिस्तर पर घोस्ट ईटिंग कैट के साथ आराम कर रहा होता है और बोलता है, आखिरकार मुझे थोड़ा आराम करने का मौका मिला। लगातार एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस में जाना बहुत थका देने वाला है। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुनकर जियांगबाई गुस्से में बोलता है, इतनी रात को कौन आया है? क्या फिर से एक्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं? इसके बाद वह बिल्ली को एक तरफ रखता है और जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर एक महिला और एक आदमी खड़े होते हैं। उन्हें देखकर जियांगबाई हैरान होकर सोचता है, ये दोनों तो बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे दिख रहे हैं। वह दोनों को घर के अंदर आने देता है और वे जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वह महिला बोलती है, शियाओबाई, तुम इतने लंबे समय से अपनी माँ और पिता से मिलने क्यों नहीं आए? वह आदमी भी बोलता है, सच में तुम बिल्कुल भी जिम्मेदार बेटे नहीं हो, हर बार हमें ही तुम्हें देखने के लिए आना पड़ता है। यह सुनकर जियांगबाई शांत स्वर में बोलता है, क्योंकि मेरे असली माता पिता बहुत पहले मर चुके हैं। तभी घोस्ट ईटिंग कैट वहां आती है और जियांगबाई से पूछती है, मास्टर, ये दोनों डीजे लेवल मॉन्स्टर्स हैं, क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? ये सुनते ही वह महिला भावुक होने का नाटक करते हुए बोलती है, बेटे, ये बिल्ली हमें मॉन्स्टर क्यों कह रही है? मैं तुम्हारी माँ हूं। वह आदमी भी बोलता है, हाँ बेटे, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं? जियांगबाई हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तुम दोनों के चेहरे मेरे माता पिता जैसे जरूर हैं, लेकिन मेरे माता पिता बहुत पहले मर चुके हैं। इतना सुनते ही घोस्ट ईटिंग कैट उन दोनों पर हमला कर देती है। वे दोनों घबराकर बोलते हैं, नहीं, तुम सच में बहुत निर्दयी हो, तुम अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ रहे। जियांगबाई बिना किसी भाव के जवाब देता है, अगर तुम दोनों सच में मेरे माता पिता भी होते तब भी मैं नहीं रुकता, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। उसी समय सिस्टम की आवाज आती है, भावनात्मक अस्थिरता का पता चला है, इंस्टेंस वेकेशन मोड सक्रिय किया जा रहा है। अगले ही पल जियांगबाई सीधे एक नए इंस्टेंस में पहुंच जाता है।